morning students, how are you? In today's sessions we will clear a new things whichever is related to your exam, and this is the way to maximum question you can solve very easily. So today we will discuss about the test paper of 2019, paper first and paper second. Okay, so till the last 4 weeks syllabus, whenever we have seen the many of questions, the many of topics related to your syllabus, but now we will discuss about the main questions which related to your final exam, which have seen in the 2019's exam. So I will clear all these questions one by one with the positive or negative way, कि how the right what will be the right answer and why it is right, why others are not right. So in this segment we will clear all aspects whichever whether they are relative to positive or negative. So take a first question. If you have the paper of 2019, so whenever you will watch the video or listen the video, so match the questions और उसको आप मैच करते जाइए, ऑप्शंस को सुनते जाइए, समझते जाइए कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हुआ है. ओके, जब आप इसको कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे, वेन एवर यू विल बी कंपैरेटिवली एनालाइज, तो यू विल फाइंड द 100% right answer. So first of all, one question is given in that is the article 46. Question first है हमारा, that is the article 46 से related दिया हुआ है, that is कि India effort to the promote educational और economic interest, educational and economic interest of, यानी कि आर्टिकल 46 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि रेफर टू द प्रमोट एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी, फर्स्ट फॉर रिलीजियस minorities. B is given, that is the for SC or ST, for SC or ST. C is given, that is for the displaced person, and D is given, that is to the economically deprived. यानी कि जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा वंचित है उनके लिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर अबाउट द कौन सा आंसर इसका सही होगा आपके हिसाब से, कि एजुकेशनल और इकोनॉमिकल जो बेनिफिट्स हैं किसको प्रोवाइड किए गए हैं. सो आई विल सेलेक्ट दिस बी. why it is so? Because article 46, first of all we will clear article 46. कहाँ आता है article 46? Article 46 is related to the part 4th of the constitution. Part 4 is related to the DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो मैंने आपको बताई थी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जिसमें आर्टिकल्स थे 36 to 51, 36 से लेके 51 तक जिसमें आर्टिकल्स थे. ओके, आर्टिकल्स. तो उसमें हमने बात करी थी कि जो डीपीएसपी है, दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिकली एंड द सोशली फाउंडेशन फॉर द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द स्टेट्स. यानी कि ये एक ऐसा जरिया है जिसमें सरकार अपनी जनता का भला कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड द इकोनॉमिकली. सो वी हैव मेंशन इन दिस डीपीएसपी, यानी हमारे सोसाइटी में जितनी भी बैकवर्ड्स हैं, SC STs हैं, उन सब के लिए डीपीएसपी को एक बेस बनाकर उनके आर्थिक कल्याण के लिए हमने एक योजना बनाई है, जिसको हमने बोरो किया है आयरलैंड से, आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर आपको याद हो तो. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं. अब हम बात करते हैं हमारे मेन आंसर की, दैट इज कि ऐसा क्यों है. बिकॉज हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ये बेसिकली है वीकर सेक्शंस के लिए, बिकॉज
State shall protect the weaker sections of the society from social justice and exploit from any condition. ये कि किसी तरीके से कोई उनके साथ एक्सप्लॉइट ना हो. इसीलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है कौन से पार्ट में, पार्ट 4 के आर्टिकल 46 में क्या प्रोवाइड करता है कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस. स्टेट शैल प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. यानी हमारी जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए काम करेगा. यानी उनकी जो एजुकेशन प्रमोट करेगा, उनके कल्चर को प्रमोट करेगा, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, वेदर दे आर रिलेटेड टू द SC और ST, चाहे वो SC ST हो या किसी वीकर सेक्शन से बिलोंग कर. क्लियर? सो दिस इज द पर्सन. अब देखिए रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए हमारे यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल है, एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज रिलेटेड टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ओके, आर्टिकल 29 एंड 30. ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज है. ओके. सेकेंड अगर हम बात करें तो डिस्प्लेस पीपल, वो पीपल जो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुए हैं. और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पर्सन, जो आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं. अब कौन से हैं वो आर्थिक तौर से पिछड़े हुए? हमारे पास कोई पर्टिकुलर कैटेगरीज नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज फॉर द SC एंड ST एंड द weaker sections of the society. Okay, so this is the right answer. Now we will discuss about the second question. What about the second question? Our second question is related to the in fifth schedule. Question number 2. In fifth schedule of Constitution of India. मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, आप समझ जाइए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि फिफ्थ, नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड कंट्रोल द शेड्यूल एरियाज एंड द ट्राइब. नॉट अप्लाई, किसको ध्यान देना होगा हमें? नॉट अप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा कंट्रोल ऑन शेड्यूल of scheduled areas and the tribe of scheduled area and tribes. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं. कुछ स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ दिया हुआ है. इसके अलावा दिया हुआ है झारखंड और उड़ीसा. झारखंड, अब तो इसका नाम ओडिशा हो गया है. ओडिशा, न्यू नेम ओडिशा हो गया, पहले उड़ीसा लिखते थे. सेकंड है आसाम एंड त्रिपुरा. आसाम एंड त्रिपुरा. और थर्ड है यानी B और C है, दैट इज द मेघालय और मणिपुर. मेघालय और मणिपुर. So I want to tell you that is the which is the right answer. So we should focus on the about the fifth schedule shall not apply on the administration and the control on over the scheduled tribes or area. So what will be, because our constitutions provide for the 10 states, यानी हमारे जो constitution है वो 10 states को ये देखता है फिफ्थ शेड्यूल में कि केवल और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किया जाएगा. दैट इज द आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, एक्सेट्रा. मतलब ये 10 स्टेट्स हो गए. क्लियर? तो यहाँ के लिए ये प्रोविजंस है. तो अब देखिए छत्तीसगढ़ का नाम था उसमें, उड़ीसा का नाम था. ठीक है, ये नहीं था तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता. और आसाम और त्रिपुरा तो है ही नहीं. तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन C दिया हुआ है इसमें, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन C. ओके, जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा जिसमें दिया हुआ है कि 10 स्टेट्स आर कनेक्टेड विद द फिफ्थ शेड्यूल.
और वो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा। इसके अलावा हम बात करें तो छत्तीसगढ़, और दो स्टेट्स और हैं हमारे, वो हैं दैट इज द झारखंड। झारखंड भी है इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा है एमपी, झारखंड, एमपी, मध्य प्रदेश, और 10th नंबर का है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो ये 10 एरिया है जो शेड्यूल 5 से रिलेटेड है, जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम को हैंडल किया जाएगा। ओके, कैन नॉट में तो ये सारे आ गए, रिमेंबर दिस। सो आर ऑप्शन इज द, या ये 10 में ये नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, बाकी ये सारे इसमें आ गए। ओके, कौन से नहीं है तो ये दोनों नहीं है। सो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3rd, that is election commission. इलेक्शन कमिश्नर के लिए है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जा सकता है? इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी वो अपने ऑफिस से कैसे रिमूव किया जा सकता है, फ्रॉम हिज ऑफिस। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो इट्स ऑप्शन इज थ्रू द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थ्रू द CJI, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC, C है हमारा प्रेसिडेंट, and P is the parliament. So what will be the right answer? So right answer will be the, अब देखिए इलेक्शन कमिश्नर, सबसे पहले हम इलेक्शन कमिश्नर को समझते हैं कि जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है, कमीशन है, उसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर्स। तो 1 + 2, 1 हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC, और 2 अदर हो गए इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये सारे, ये जो होगा वो किसके थ्रू होगा? थ्रू द प्रेसिडेंट। अगर हम इसको रिमूव करते हैं या अपॉइंट करते हैं तो थ्रू द प्रेसिडेंट। अगर हम इनको रिमूव करते हैं तो थ्रू द ECE एंड देन थ्रू द प्रेसिडेंट। तो इनके रिकमेंडेशन होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि केवल उनको ऑफिस से रिमूव करना है, तो किसकी रिकमेंडेशन से? थ्रू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आर आंसर इज दिस। ओके, सो आर आंसर विल बी बी, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, जिसको रिटायर किया जाता है, वो प्रेसिडेंट करता है। कैसे करता है? रिकमेंडेड बाय CEC एंड बाय द प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट स्टेप किसका हुआ? CEC का। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। बड़ा ही ये लॉजिकली क्वेश्चन है, टिपिकल, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 324 के प्रोविजन 5 में ये दिया हुआ है कि CEC कैन बी रिमूव, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट जस्ट लाइक अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो यानी कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है CEC कैन बी रिमूव्ड जस्ट लाइक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, so this is the question. Now we will discuss our next question, that is
फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ राज्यसभा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा। क्लियर? तो राज्यसभा के बारे में क्या स्टेटमेंट चाहिए? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिखते हैं। मैं एक्चुअली शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग, आपके पास जब पेपर हो तो आप अच्छे से इसको एक एक वर्ड्स को रीड करना कि इट्स मेंबर आर इलेक्टेड, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि द इलेक्शन फॉलो द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्शन फॉलोज यानी कि जो भी इनको इलेक्ट किया जाता है उसमें जो सिस्टम होता है वो होता है पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर? तो ये वो एक मेथड है इलेक्शन का, ये मेथड यूज किया जाता है। मैंने जैसे आपको बताया था किस किस पोस्ट के लिए यूज किया जाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस मेथड इज यूज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन चार के लिए ये इस प्रोसीजर को यूज किया जाता है और ये सारा प्रोसीजर होता है इनडायरेक्ट। क्लियर? तो हमारे देश में दो तरीके से इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो दिस इज द इनडायरेक्ट वे वेयर देयर इज अ यूज इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सो इन दिस सिस्टम elections follow on the basis of PR system, PR in the sense proportional representation. C option क्या दिया हुआ है? That is a 1/3 member after retire, 1/3 member retire after 2 year. Yes, ये भी correct है। And 4 option दिया हुआ है, that is the it is permanent body. It is परमानेंट बॉडी। परमानेंट बॉडी यानी कि ये स्थायी है, स्थायी अंग है, स्थायी निकाय है ये। क्लियर? और इट कैन बी डिसॉल्व, इट कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट। अब हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि विच वन इज द राइट। ओके, तो सबसे पहले आपको मैंने राज्यसभा के जो फीचर्स बताए थे उसमें याद होगा आपको कि जो इसके मेंबर्स होते हैं सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पर हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, तो उसके बेसिस पर इनको जगह मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर? तो ये बात सही है बिल्कुल। सेकेंड स्टेटमेंट कि इनका पीआर सिस्टम्स के थ्रू इलेक्शन होता है। यस, आपको पहले बताया कि इनडायरेक्ट होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दे इलेक्टेड। थर्ड इज कि एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। यस, इट इज ऑल्सो राइट। यहाँ पर हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है कि ये आधा तो सही है ना, लेकिन ये आधा गलत है। ये क्यों गलत है? क्या इसको डिसॉल्व किया जा सकता है? डिसॉल्व होना यानी भंग होना, यानी कि इसको डिसमिस करना। तो हम बताते हैं कि इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता, केवल जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ओनली लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, ओनली लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट, और वो भी रिकमेंडेशन बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, राज्यसभा को नहीं। ओके, सो आर्टिकल 80 कहता है कि यस इट इज परमानेंट बॉडी बट इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ओके, सो दिस इज द परमानेंट हाउस। और अपर हाउस, उच्च सदन भी से हम कहते हैं, अगर आपको
याद हो तो, क्या कहते हैं इसे, अपर हाउस, जिसके मेंबर्स का टेन्योर कितना था, 6 ईयर, जिसका हेड कौन था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, क्लियर, जो था हमारे कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट, इसका टेन्योर होता है 5 ईयर, बाकी मेंबर्स को होता है 6 ईयर। ये आपको याद रखना है कि देखो, जो इसका हेड होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए उनका टेन्योर होता है 5 ईयर, बाकी जो इसके मेंबर्स होते हैं उनका होता है टेन्योर 6 ईयर्स। तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Fundamental rights are guaranteed. Question number 5. Fundamental rights are guaranteed. फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए गारंटीड है ना, लेकिन कुछ ऐसे जो ओनली अवेलेबल फॉर द सम अवेलेबल ओनली अवेलेबल फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल भारत के लोगों के लिए ही हैं। तो यहाँ पर 4 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए, तो हमें किस पे टिक करना है, गारंटीड वर्ड आप देख लेना, जो गारंटीड है ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के लिए है, तो वो कौन सा होगा, यस दैट इज दिस राइट आंसर। क्यों है ये गारंटीड, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। सम आर्टिकल्स किसके लिए हैं, आर्टिकल्स ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक 15 मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, सारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, 15, 16, 29, 30। अब आप अगर हमारी क्लास होती है तो हम आपसे पूछते हैं कि 15 में क्या है, 16 में क्या है, 29 में क्या है, 30 में क्या है, बट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 15 में क्या है, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा, यानी किसी भी बेसिस पर आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, है ना, भेदभाव नहीं करेंगे। ये राइट टू इक्वालिटी के हैं ये दोनों, जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 14 फंडामेंटल राइट का, जो 14 से और 18 तक था, फिर तो इसके जो 15 और 16 है ये हमारे केवल और केवल किसके लिए है, फंडामेंटल राइट्स में ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। 16 द इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक जॉब, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक सेक्टर्स जॉब, यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर्स की जॉब होगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, जॉब और एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो, तो वो सभी के लिए इक्वल होंगी, सभी के लिए समान होंगी, ओके। और ये केवल उन्हीं के लिए है जो भारत के सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन हैं। नेक्स्ट इज द माइनॉरिटीज कंजर्व द, ये हमारा आपको मैंने पहले ही बताया था, दोनों किसके लिए हैं, माइनॉरिटीज के लिए। किस बेसिस पर, जो रिलीजियस बेसिस पर माइनॉरिटीज, तो आपको पता है हमारे कंट्री में कितनी है माइनॉरिटीज, हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटीज हैं दैट इज द मुस्लिम्स, सिख, जैन, बुद्ध, पर्शियन, क्रिश्चियंस, ये सारी हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं, ओके। इनके लिए ये प्रोविज़न है। अब ये क्या कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन, अपने कल्चर को एनहेंस कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रोविज़न दिए हैं आर्टिकल 29 और 30 में। सो व्हाट इज द प्रोविज़न, दैट इज कि माइनॉरिटी कंजर्व इट्स
माइनॉरिटीज कंजर्व, माइनॉरिटी सुरक्षित कर से, कंजर्व मतलब सुरक्षित करके रखना। माइनॉरिटी कंजर्व इज डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर, इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर। अपनी लैंग्वेज को और अपनी कल्चर को कंजर्व करके रख सकते हैं माइनॉरिटीज। और देखिए 30 में क्या है, टू एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टू एस्टेब्लिश देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि माइनॉरिटीज अपनी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ओके, तो दीज आर द प्रोविजन विच इज गारंटीड फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, समझ में आया? यस। तो 14, 15, 16, 29 एंड 13 ये आर्टिकल्स आपको याद रखना है जो गारंटीड हैं। अब हम बात करते हैं ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। ओके, तो हमारे ऑप्शन में जिसे दिया हुआ है कि दैट इज आर्टिकल 20, 21, 22, 20 टू does the protection of the certain right in case of the conviction of offense, कि अगर कोई ऑफेंस में कोई हो जाता है पर्सन तो उसको अपना बचाव करने का अधिकार है। 21 हम बात करते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार और सबको अपनी लिबर्टी से रहने की आज़ादी है। और 22 हमारा है ही कि तो ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन द पर्सन हु आर अरेस्टेड इन द डिटेन, की अगर किसी बेसिस पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको अपनी बात कहने का राइट है। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वन अनदर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द समाधि स्थल। समाधि स्थल, actually this question is related to the particular about the our former prime minister Mr. Atal Bihari Vajpayee from BJP, but मैं आपको थोड़ा सा मैचअप करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको इजी रहेगा। एक्चुअली इन्होंने एक पर्टिकुलर जो इसकी फॉर्मेट दी है क्वेश्चनिंग में, कि इन्होंने जो सर्कुलर लोटस शेप में, आपको पता है बीजेपी का सिंबल लोटस है, तो उसी शेप में इन्होंने एक नया समाधि स्थल बनाया है ना, और लेटेस्ट इन्हीं का बना है। उसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे स्पेशल बनाए हैं कि जो गर्मी को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, स्पेशल किस्म की टाइल लगाई हैं। ओके, यानी कि कंपोजिट टाइल्स भी उन्होंने यूज़ किए हैं। तो ये सब चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे कुछ समाधि स्थल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समाधि स्थल्स, तो ये हमारे किसके हैं, सारे कुछ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित नेहरू। इनकी केवल आपको नेम्स याद रखने, पंडित नेहरू, और सबके दिल्ली में है। तो उनको क्या कहते हैं, शांति वन, यानी कि जहाँ पर वो समाधि स्थल बनाया है उस स्थल का नाम क्या है, और वो है शांति वन। क्लियर? सेकंड अगर हम बात करें तो है हाँ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इनका है शक्ति स्थल। अगर हम बात करें राजीव गांधी तो वीर भूमि। क्लियर? अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री, क्लियर, ये भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनका नाम है विजय घाट। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन्होंने रखा है इनका नाम सदैव अटल, सदैव अटल। तो इसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो फीचर इनका दिया, आपको नाम से भी आइडिया आ गया होगा, सदैव अटल इज द रिलेटेड टू द अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर हम बात करें हमारे महात्मा गांधी की, महात्मा
महात्मा गांधी। ये अलग हो गए जो नेशन के हमारे हैं। तो महात्मा गांधी का आपको सबको पता ही है, द फेमस प्लेस दैट इज द राजघाट। ओके, तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फेमस समाधि स्थल से जो हमारे इससे रिलेटेड है। वैसे तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, प्रेसिडेंट्स हुए हैं, सबके अलग अलग डे हुए हैं, बट सम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्पज ऑफ द एग्जाम एंड सम हैव द स्पेशल कैरेक्टराइज ऑफ द रिलेटेड टू द पर्सन्स। सो जस्ट लाइक आपके क्वेश्चंस में फॉर्मेट दिया हुआ है कि विच इज द 9 स्क्वायर प्लेटफॉर्म एंड द लोटस शेप और कार्डिनल्स एटसेट्रा। सो दीज आर द बेसिक फीचर के उनको किस तरीके से उन्होंने एक कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये कुछ समाधि स्थल हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर क्लियर हो गया होगा। आपके कुल 6 क्वेश्चन आए थे इसमें, और आपने देखा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा हमें इसमें टेक्निक लगानी होती है और उस टेक्निक्स के थ्रू हम उसको बहुत ज़्यादा गहराई से देख सकते हैं। क्लियर? सो आप लोग उसको ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितने भी क्वेश्चंस पेपर को आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको कंटेंट भी क्लियर होता जाएगा। और जो क्लियर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट्स। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कंपल्सरी टू क्लियर द ऑल काइंड ऑफ डाउट्स। So hope you are getting enjoy with your exams, and don't take any pressure and don't take any kind of burden. Just relax and do more and more practice of the previous year's question papers. It will provide you many of the help. So take care, goodbye, and thank you so much.